बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के ऊपर आमादा होने लगे हैं और ये खबर दी है जियो न्यूज़ ने। एक्चुअली जो हक़ाइक़ है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इमरान खान साहब गुज़िश्ता साल से कह रहे हैं, जब से वो हुकूमत से निकले हैं, जब वो हुकूमत में हुआ करते थे तो उस वक्त वो मुज़ाकरात इसलिए नहीं करते थे कि मैं चोरों और डाकुओं के साथ नहीं बैठ सकता, वो ये कहते थे। लेकिन वो ये कहते थे कि बाकी चीज़ों के ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं, मैं NRO नहीं दूंगा, आ जाए मेरे साथ बात कर लें, जिस चीज़ के ऊपर मुज़ाकरात करना चाहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन NRO इनको नहीं दूंगा। जब से इमरान खान साहब हुकूमत से निकले वो तब से अब तक भी यही कह रहे हैं कि जो मुल्क का लूटा हुआ पैसा है उसके ऊपर तो मैं बात नहीं कर सकता। मैं कोई ये भी नहीं कह सकता कि गैर मशरूत तौर पर कोई केस नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा। जो लॉ पाकिस्तान का कहता है उसके मुताबिक इस मुल्क ने चलना है। हाँ, 3 चीज़ों के ऊपर वो पिछले साल से कह रहे हैं मुज़ाकरात करने के लिए मैं तैयार हूँ कि एक, मईशत के ऊपर तय कर लें कि इसको कैसे चलाना है। दूसरा, इमरान खान साहब कहते हैं कि इस बात को तय कर लें कि फ़ौज का सियासत में किरदार क्या होगा और क्या होना चाहिए। यानी इंतज़ामी मामलात के अंदर कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होता है और फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट का एक इम्पॉर्टेंट किरदार है उनका, तो उनकी एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी भी है। तो अपनी हुदूद के अंदर रहकर वो क्या इनपुट दे सकते हैं इसके ऊपर भी बात कर लें। ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती और उसकी मुद्दत मुलाजमत और इन चीज़ों के ऊपर भी एक मरतबा तय कर लें, और अगर कोई पैटर्न सेट करना है तो वो भी कर लें, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। और तीसरा, उन्होंने कहा था कि इन दोनों चीज़ों के लिए ज़रूरी ये है कि इलेक्शन की तारीख देकर आगे बढ़ा जाए। तो ये हुकूमत मुज़ाकरात कर नहीं रही थी। मुझे जब कुछ लोगों से रब्ता हुआ, बातचीत हुई, तो वो ये क्लेम कर रहे थे कि जी इमरान खान साहब को चाहिए कि वो बैठें और बैठ के हुकूमत के साथ बातचीत करें, और हुकूमत को चाहिए कि वो बैठ के इमरान खान साहब से बात करें और वो आपस में तय करें कि इलेक्शन कब करवाने हैं। तो मेरा जवाब यही था कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट का हाथ किसी एक फरीक के सर के ऊपर रहता है तब तक वो फरीक मुज़ाकरात नहीं करता। यानी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एक ऐसी बहुत बड़ी रियलिटी है कि जिसने यहाँ पे डिवाइड एंड रूल किया है। यानी लोगों को आपस में लड़ाओ और फिर उनके ऊपर हुकूमत करो। यानी एक आधे फरीक के सर के ऊपर ये अपना हाथ रख देते हैं, दस्ते शफकत रख देते हैं, वो फिर बाकियों से बात ही नहीं करता। उसके अंदर भी वो वाली फिरौनियत आ जाती है जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर है। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट ऐसा लगता है कि अपने हाथ उठाने लगी है, थोड़ी घबराहट है उनमें, और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये सोच बड़ी तेज़ी से प्रिवेल कर रही है कि और कितना नुकसान करना है। इदारों से लोगों के गिले शिकवे बढ़ते जा रहे हैं, खलीज गहरी होती चली जा रही है, लोग ज़्यादा खिलाफ होते चले जा रहे हैं, खौफ के बजाय नफरत बढ़ रही है। बच्चों को गिरफ्तार किया, दिहाड़ीदार तबकात को गिरफ्तार किया। वो मैं इस्लामाबाद गया, कचहरी में सारा दिन हमने गुजारा सदीक जान के लिए, तो उस बीच में मेरी लगभग कोई 50-60 के करीब ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिनको मुंह पे काला कपड़ा डाल के अदालत में लाया जा रहा था। वो जिससे भी बात हुई वो खुश था। वो सब ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए और एक बेहतर पाकिस्तान बनाने के लिए और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने के लिए हम एक रोल प्ले कर रहे हैं। और उन्हें मैंने मजबूर, परेशान, किसी पे टॉर्चर भी हुआ था, किसी के साथ जो है वो ज्यादती भी हुई थी, उनको गलत जगह पे रखा हुआ था, ज़्यादा लोगों को एक हवालात में बंद किया हुआ था, रोज़े जो हैं वो भी लोगों के बाद में ख़राब हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद मैंने लोगों में घबराहट नहीं देखी, ना उस दिन देखी, ना उसके बाद देखी, ना उसके बाद सुनी। तो सूरत हाल बड़ी सिंपल है कि लोगों को डराने की जो हिकमत अमली थी वो लोगों में खौफ पैदा करने की बजाय नफरत पैदा करती चली गई। अब एस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम यह है कि वो कब तक इन चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। यानी पूरी एक ऐसी नस्ल तैयार होना शुरू हो गई है जो ये समझती है कि पाकिस्तान के सारे मसाइल की जड़ जो है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और अशराफिया है। इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, ताकतवर लोगों ने जो इदारों के अंदर सरबराह बन के बैठ जाते हैं। लिहाजा अब वो लोग इस बात के ऊपर आंखें बंद करके बिलीव करना शुरू हो गए हैं। पूछें आप लोगों से कि पाकिस्तान के मसाइल का जिम्मेदार कौन है, एस्टेब्लिशमेंट या सियासतदान? आपको 90%, 80% लोग कहेंगे और बड़े आराम से कह देंगे, ये मैं आपको तखमीना बता रहा हूं, हो सकता है इससे ज्यादा लोग आपको ये कहें कि मसाइल की जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है जिन्होंने 70 साल से पाकिस्तान को आज़ादी के साथ सांस लेने नहीं दिया। अब लोगों ने यहां से मुट्ठी पकड़ी हुई है, और बड़े अरसे से मैं कह रहा हूं, यहां से लोगों ने पकड़ा हुआ है कि खोलो मुट्ठी, सांस लेने दो, मुल्क को चलने दो। तो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर यह सेंस प्रिवेल कर रही है कि जान छुड़ाओ भाई, इनकी सियासत के लिए हम क्यों कुर्बानी दें अपने इमेज की, और किस हद तक दें। अब बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं एस्टेब्लिशमेंट के, उनके बड़े बड़े कारोबार हैं, उनके बड़े बड़े फायदे हैं, जाती मफादात हैं। उन मफादात को छोड़ा तो नहीं जा सकता।
अब मैनेज कैसे करना है, इसके ऊपर गेम चल रही है। एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा हिस्सा यह सोचना शुरू हो गया है कि छोड़ो, इनको इलेक्शन में जाने दो, आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी ना की जाए। और दूसरी जानिब अभी भी इस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो ताकतवर हैं, जो अभी तक उसी हठधर्मी के ऊपर कायम है जिसका उन्होंने मुजाहरा गुज़िश्ता 1 साल में किया है। वजह यह है कि उन्हें पता है कि उन्होंने जो जराइम कर दिए हैं इस कौम के साथ, वो ऐसे नहीं हैं जिन पे माफ़ी मिले। जो कुछ उन्होंने किया उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। इस खौफ की वजह से वो इलेक्शन में जाने से डर रहे हैं, क्योंकि जो आने वाली हुकूमत होगी मुमकिन तौर पे उसके ऊपर ये प्रेशर होगा, पब्लिक का भी, मीडिया का भी। जैसे सबसे ज्यादा आने वाली हुकूमत के ऊपर हम ये प्रेशर डालेंगे कि शहीद अरशद शरीफ का इंसाफ हमें अब लेकर दीजिए। अगर इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी तो हम बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है वो शोर मचाएंगे और उन्हें हम कहेंगे कि आपने हर तकरीर में जिक्र किया था शहीद अरशद शरीफ का, अब मुकदमा तो कम से कम दर्ज किया जाए उनकी वालिदा की दरखास्त के ऊपर और फिर कार्रवाई की जाए। तो जिन लोगों ने शहीद अरशद शरीफ के लिए ज़मीन तंग की या इस किस्म के और बहुत सारे लोग हैं, ये वो लोग हैं मुबैना तौर पे जो अभी भी नहीं चाहते कि इलेक्शंस हों, तो वो अपनी गेम अलग से कर रहे हैं। तो इसी तजब्जुब की कैफियत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत ने आमादगी जाहिर की है इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात पे। अब इस पे जो खबर है वो लिखी है जियो न्यूज़ ने। जियो की खबर इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि जो हुकूमत के खिलाफ खबर है वो जियो से नहीं आती, लेकिन अब ये यहां से आ रही है। इमरान खान साहब मैं को बता रहा हूं कि मई वाले महीने में, गुज़िश्ता साल मई के महीने में लगभग 1 साल होने वाला है, इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात पे आमादगी जाहिर की थी, लेकिन तब भी मुज़ाकरात नहीं किए गए थे और बार बार जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, यानी मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट के पहले इमरान खान पूरी कौम से माफ़ी मांगे, पहले इमरान खान माफ़ी मांगे, उसके बाद फिर मुज़ाकरात होंगे। अब वो ऐसा नहीं कह रहे। राणा सनाउल्लाह का था इनके साथ क्या हम मुज़ाकरात करेंगे तो फितना है और इस फितने को मिटाना पड़ेगा, लेकिन अब वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। बाकी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता मुज़ाकरात पे आ रहे हैं। मरियम नवाज़ को अलग रखा जाएगा इस प्रोसेस से, क्योंकि बाद में उन्होंने अटैक करना है, उनकी एक अटैकिंग टीम है। मुज़ाकरात हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा तो वो आकर कहेंगे कि देखा फिर यही हो गया। उन्होंने लड़ाई करनी है, एक्चुअली उनकी पॉलिसी लड़ाई की है। बहरहाल जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सराजुल हक ने सियासतदानों को साथ बिठाने की कोशिशें शुरू की हैं, और क्योंकि जमात इस्लामी ने अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी दूर रखा, अपोजिशन से भी, और पीडीएम की जमातों से और हुकूमत से भी अपने आप को दूर रखा। बेशक उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक ऐसी सियासी जमात है जिसका पूरे मुल्क में एक वजूद है और एक पुरानी सियासी जमात है। तो हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने की आमादगी जाहिर की है। ज़राए के मुताबिक सराजुल हक ने 3 रुकनी वफद के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, और इस मुलाकात के बाद सराजुल हक वफद के हमरा ज़मान पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि इससे पहले भी सराजुल हक ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ्द जो है वो मुलाकात करने के लिए मंसूरा भी गया था। तो ये मुज़ाकरात अगर इस नतीजे पर ले आते हैं दोनों फरीकैन को कि चलें, अगर मई में भी इंतखाब नहीं हो रहा तो जून जुलाई अगस्त में, सितंबर में, किसी महीने में इंतखाबात हो जाएं, लेकिन ये बात फिक्स हो जाए कि अब इंतखाबात होंगे। और ये जो निगरान हुकूमतों का एक बदले वाला रवैया है इमरान खान से, ये ख़त्म होना चाहिए, ताकि वो भी अपने जलसे जुलूस खुलकर करें और उनको साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी भी दी जाए, और ये जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, फस्तायत है, उसको बंद किया जाए पाकिस्तान के अंदर। देखिए, पीएमएलएन का एक भी बंदा गिरफ्तार नहीं किया पंजाब की निगरान हुकूमत ने, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों गिरफ्तारियां, बंदे पकड़, इसको मार, उसको मार, फेंटी लगा, गाड़ियां तोड़, ये सारा कुछ किया गया। हमने देखा बदतरीन टॉर्चर, हमने देखा कि करोड़ों रुपए की आंसू गैस फूंक दी गई इमरान खान साहब के घर के बाहर। तो ये सारा कुछ एक सियासी जमात के खिलाफ निगरान हुकूमत नहीं कर सकती। एक सियासी जमात को या बाकी सियासी जमातों को वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, सिर्फ एक सियासी जमात को वो दीवार के साथ लगा रहे हैं। ये पॉलिसी अगर खत्म करेंगे तो फिर मिलजुल कर आगे इलेक्शन जा सकता है। अदरवाइज मई में तो इलेक्शन होगा, क्योंकि गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सीनियर 3 पाकिस्तान के वकला बैठे हैं उनका एलामिया भी अभी कुछ देर के बाद आ जाएगा। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो उस वक्त तक वहां मामला चल रहे थे। एतजाज अहसन साहब का स्टेटमेंट है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। एतजाज अहसन साहब ने कहा कि अगली 4 नस्लों ने जो कमाना है वो हम खा चुके हैं और डिकार भी नहीं मारा। एतजाज अहसन साहब ने कहा कि हम इतने बड़े कर्जे में जकड़े हुए हैं कि अगली 4 नस्लें
जिन्होंने अभी जो भी कमाना है वो हम खा चुके हैं और हमने डिकार भी नहीं मारा। और लाहौर में आइन का तकद्दुस और अदलिया के किरदार के उन्वान से गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसे सीनियर कानूनदार एतजाज अहसन ने कहा कि पार्लिमान और अदलिया में तारीखी जंग शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है कि इंतखाबात 14 मई को होने हैं, तो चीफ जस्टिस का फैसला हतमी है। इंतखाबात उसी रोज होंगे और यही वजीर आजम करवाएगा। वजीर आजम को भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। जो फैसला नहीं मानेगा तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा। वजीर आजम हो या कोई और, फैसले से इनकार पर 5 साल के लिए नाअहल हो जाएगा। जिसने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता, उसे बुलाया जाएगा और अदालत पूछेगी कि तुमने ये बयान दिया है। अगर वो मान लेगा तो भी, और नहीं मानेगा तो फिर अगली समाअत पर उसका बयान चलाया जाएगा और अदालत में दिखाया जाएगा और फैसले को ना मानने वाले को सजा होगी। ये बातें एतजाज अहसन साहब ने की है। बाकी लॉयर भी बातचीत कर रहे हैं, वकला इस पे बोल रहे हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो सलमान अकरम राजा साहब ने की है। उन्होंने बातों बातों में एक बात की। उन्होंने कहा जी, कहते हैं कि 90 दिन गुजर गए तो क्या होगा। मैं कहता हूं कि आसमान गिर गया है, क्योंकि आइन टूट गया है, आइन की खिलाफ वर्जी हो गई है। तो सलमान अकरम राजा जैसी एक ऐसी वॉइस जो एक दौर में PMLN के लिए भी वकालत करते रहे हैं और बड़ी न्यूट्रल एक वॉइस वकला की समझी जाती है, इस किस्म के वकला खड़े हो गए हैं। और वो तमाम वकला रहनुमा जो पहले सपोर्ट कर रहे थे, PDM की जमातों की हमायत कर रहे थे, किसी न किसी जमात के साथ वो अपने आप को जोड़कर रखे हुए थे, लेकिन इस इशू को देखने के बाद उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपना फैसला किया और उन्होंने कहा नहीं, आईने पाकिस्तान के साथ और अदलिया के साथ खड़े होने का वक्त है। वकला की बहुत बड़ी तादाद जो है वो अक्सर हम अब देखना शुरू हो गए हैं कि शारे दस्तूर के ऊपर आती है और वहां पे अदलिया के साथ इज़हार यकजहती करती है। तो ये एक तहरीक की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है और ये भी एक खौफ है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को अब बाहर निकालना चाहती है कि अदलिया से और वकला से टकराव किसी के फायदे में नहीं है। हुकूमत अब इलेक्शन के लिए मजबूर हो जाएगी, उसको ये इलेक्शन करवाना पड़ेगा। अब जितना मर्जी शोर मचाएं, जो मर्जी करें, चीखें मारें, चिल्लाएं, पिटें, रोएं, जो मर्जी करें, इनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। आज नहीं जाएंगे तो कल जाना पड़ेगा। इमरान खान के साथ ही सिर्फ तय किया जा सकता है इलेक्शन आगे करने के लिए, अदरवाइज आईने पाकिस्तान के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने होंगे। एतजाज अहसन साहब ने भी आज बात की है फहद शहबाज से, और फहद ने थोड़े दिन पहले रज़ा रब्बानी साहब से बात की तो वो बगलों में झांक कर निकल गए थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया, कभी इधर निकल गए कभी उधर निकल गए। तो एतजाज अहसन साहब ने आज एक जुमला बोला जहां से फ़र्क पैदा होता है एक डेमोक्रेट का और एक पॉलिटिकल पार्टी के गुलाम का। मैं मादरत के साथ ये कह रहा हूं इसलिए कि रज़ा रब्बानी साहब ने बड़ा मायूस किया है। ये वो शख्सियत है जो आंसुओं से रो रहे थे कि मैं फौजी अदालतों के हक में नहीं हूं, लेकिन मैं वोट इसलिए दे रहा हूं कि ये पीपल्स पार्टी की अमानत है। अब वो आंसुओं से नहीं रो रहे कि आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी हो रही है, आइन शिकनी हो रही है और मैं फिर पीपल्स पार्टी के साथ ही खड़ा हूं। तो सियासी जमातों की गुलामी से बेहतर है कि आप अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखें। एतजाज अहसन ने कहा कि मैं रज़ा रब्बानी नहीं हूं जो भाग जाऊंगा, रिलैक्स रहो, मैं यही हूं, ये एतजाज अहसन साहब ने कहा है। दूसरी जानिब मिफ्ता इस्माइल साहब की एक स्टेटमेंट है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि मुल्क को 3 शफाफ इंतखाबात दिए जाएं, ये मुल्क आगे बढ़ जाएगा और यही इस मुल्क के मसले का हल है। जब तक पाकिस्तान के ताकतवर लोग ये समझते रहेंगे ना कि उनके अंदर ज़्यादा अक्ल है, वो ज़्यादा सियाणे हैं, सियाणा कौवा गूं पे बैठ जाता है जाके, जब तक वो ये समझते रहेंगे ना कि वो बहुत समझदार हैं, बहुत सियाणे हैं और वो बंद कमरों के अंदर फैसले करके इस मुल्क को चलाते रहेंगे, तब तक ये मुल्क नहीं चलना। जिस वक्त वो ये समझेंगे कि पाकिस्तान की कौम ज़्यादा समझदार है, उनकी इज्तिमाई दानिश जो है वो ज़्यादा बेहतर है, 3 मरतबा कम से कम उनको साफ और शफाफ इंतखाबात दें, उसके बाद तो धांधली वैसे ही खत्म हो जाएगी। एटलीस्ट 3 मरतबा एक सिस्टम को चलने दें, साफ और शफाफ इंतखाबात दें। बीच में जनरल बाजवा ने जो खच्चे मारी हैं वो कोई ना मारे। जो कुछ जनरल बाजवा ने इस मुल्क के साथ किया है, जिस किस्म की भौंडी और गंदी हरकतें की हैं, उसको धमकी में मार्शल लगा दूंगा, फिर उसको भी धमकी में मार्शल लगा दूंगा। आधी रात को अदालतें खुल गई, मार्शल ना लग जाए। भाई ये क्या हो रहा था? बदमाशी चल रही थी इस मुल्क के अंदर, खुदा ना खास्ता। हर चीज को कंट्रोल में लिया हुआ था। उसको पकड़ो, उसको बंद कर दो, ये सहाफ़ी की नौकरी खत्म कर दो। वो सहाफ़ी अपने रिश्तेदार के साथ आ गया, उसको फलान जगह पे नौकरी लगा दो, उसको फेंटी लगा दो, थोड़ा ओवरडू हो गया, ज्यादा फेंटी लग गई। ये था जनरल बाजवा। हद हो गई। वैसे तारीख का एक बदतरीन किरदार इनको लिखा जाएगा
और तारीख इनको हमेशा ऐसे ही याद रखेगी जैसे पाकिस्तानी आजकल इनको बदवाएं दे रहे हैं। जो पाकिस्तान का हाल हो गया गुज़िश्ता 1 साल के अंदर, जो इकोनॉमी का हाल हुआ है 1 साल के अंदर, मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं, कोई शख्स और इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। मैं अपनी टीम से भी कहूंगा कि मेरा ये जुमला निकाल कर महफूज करके रखें, क्योंकि कल को प्रोपेगेंडा होगा तो मैं ये जुमला सुनाऊंगा। मैं आपको साफ कह रहा हूं कि 1 साल के अंदर इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया गया है। ये 6% की शरह से ग्रो कर रही थी, एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रही थी, जितने टैक्स कलेक्शन के टारगेट हैं वो पूरे हो रहे थे, अवाम के लिए सब्सिडीज भी मौजूद थी, महंगाई 12% के करीब थी और कंट्रोल की गई थी, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही थी, पाकिस्तान में सियाहत आ रही थी, आईटी इंडस्ट्री बढ़ रही थी और गैर मुल्की कंपनीज पाकिस्तान के अंदर प्लांट्स लगा रही थी, मोबाइल फोन्स भी बन रहे थे, गाड़ियां भी आ रही थी, बन रही थी, रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रही थी और रिकॉर्ड सेल हो रही थी। यह मुल्क था। बहुत सारी और चीजें भी मैं आपको बता सकता हूं, अवामी फलाई मंसूबे बहुत सारे चल रहे थे, डैम्स बन रहे थे बड़े लंबे अरसे के बाद, लेकिन 1 साल के अंदर सारा कुछ बर्बाद कर दिया इन्होंने। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इमरान खान के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर इमरान खान आपको कहे भी तो आपने बेवकूफ नहीं बनना। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं, इमरान खान आपको क्या कहेंगे, कोई जादू की छड़ी आके मुल्क ठीक कर दूंगा, हो नहीं सकता। अब मुमकिन नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। जो पाकिस्तान का हाल हुआ, सालों लग जाएंगे इससे निकलने में, मेरी बात याद रखिएगा। अगर इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा भी तीर मारा ना तो 3 साल लगेंगे कम से कम अपनी कमर सीधी करने में। 3 साल तक आप उस आदमी पे अब तनकीद नहीं कर सकते। अगर आपने इस हुकूमत की 1 साल की पूरी तबाही के ऊपर तनकीद नहीं की तो उस आदमी, अगर उसको मौका मिलता है तो 3 साल तक आप सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि आपको महंगाई का भी सामना करना पड़ेगा इन 3 सालों में, हो सकता है इससे भी बढ़ जाए, आपको कर्जे भी वापस करने पड़ेंगे, आपको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा, आपको बेशुमार ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा जो आपको माजी में नहीं करना पड़ा। और वो इसलिए करना पड़ेगा कि रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान की वो दुर्गत बनाई गई है कि जिसमें से अब निकलने के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, और ये अब लेने पड़ेंगे आपको, आप जो मर्जी कर लें। हां, फर्क क्या पड़ेगा, वो ये पड़ेगा कि पाकिस्तान अपने फैसले खुद कर रहा होगा। फर्क ये पड़ेगा कि पाकिस्तान अपने फैसले अपने मफाद में कर रहा होगा। कोई गुलामाना सोच नहीं होगी। हम दुनिया से दोस्ती करना चाहते हैं, दुनिया की गुलामी नहीं करना चाहते। मिसाल के तौर पे आप ये जरा सुने कि क्या कह रही थी हिना रब्बानी खर साहिबा जब अपने सामने रूसी वफद के साथ बातचीत कर रही थी। हिना रब्बानी खर साहिबा से रूसी जो हैं वो ये पूछते हैं कि आपकी बाकी टीम कहाँ है, तो कहती है हमारी टीम छोटी है, बाकी लोग अभी आएंगे, हम एक छोटा मुल्क है जिसकी छोटी सी एम्बेसी है, हम रूस की इतना बड़ी ताकत नहीं है। जब आप इस सोच के साथ जाते हैं ना तो फिर आप यही रहते हैं। जब आपका वजीर आज़म कहता है ना बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, जब आपका वजीर दिफा कहता है कि वेंटिलेटर अमेरिका ने लगाए हुए हैं, जब दिल करेगा खींच देंगे, जब आप अपने दिमाग के अंदर गुलामी लेकर चलते हैं ना, जब आप ये कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट कहने की जरूरत ही क्या थी, यानी जब आप इस किस्म की भोंडी हरकतें और ऐसी कमजोर अपनी शख्सियत बनाते हैं, आप अपने मुल्क का करैक्टर ही खड़ा नहीं करते, आपकी कोई अनाई नहीं होती आपके मुल्क की, तो फिर आपकी बात नहीं बनती दुनिया में। वो रूसी क्या समझा रहा है आगे से, वो ये कह रहा है कि कसरे नफसी से काम ना लें आप, हम दोस्त हैं, दोस्ती में बड़ा छोटा मानी नहीं रखता। ये रूसी समझा रहा है इनको, वो आपको समझा रहा है कि छोटा बड़ा नहीं होता दोस्ती के अंदर, मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात होते हैं। इतने इतने छोटे से मुल्क हैं, बड़े बड़े मुल्कों के साथ आंखों में आंख डाल के बात करते हैं। अफगानिस्तान पूरी तरह तबाह हो गया था, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बैठ के उनके लोग कतर के अंदर बैठ के मुज़ाकरात करते थे। स्विट्जरलैंड देख लें, बिल्कुल छोटा सा मुल्क है। मालदीव देख लें, पूरी दुनिया से लोग वहां पे जाते हैं, कैसे इक्वली डील करते हैं सारों को। यूएई देख लें, क्या है, पूरी दुनिया को डील करता है। तो छोटा बड़ा होने का मतलब नहीं होता, आपके पास दुनिया की टॉप 10 फौजों में से एक फौज है, 23 करोड़ आबादी का आपका मुल्क है, दुनिया के तमाम वसाइल आपके पास हैं, सिर्फ आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, एतमाद नहीं है, ज़हनी तौर पे आप गुलाम हैं। इस ज़हनी गुलामी से छुटकारा मिलेगा इमरान खान के आने पे, अगर फौरी तौर पे आपको कुछ मिला तो। अगर आपको फौरी तौर पे कुछ मिला तो आपको ये इंडिपेंडेंस मिल जाएगी बस। इकॉनमी ठीक होने में 3 साल लगेंगे, लेकिन याद रखिएगा अगर यही इंपोर्टेड हुक्मरान रहे ना तो ये 50 साल में ठीक नहीं होगा मुल्क, क्योंकि पिछले 50 साल का रिकॉर्ड बताता है कि पहले भी ठीक नहीं हुआ, ना पहले ठीक हुआ ना अब ठीक होगा। इनसे बेहतर आदमी आना पड़ेगा, बेहतर टीम लानी पड़ेगी जो अपने आप से बाहर निकलकर फैसले करें और सोचें इस मुल्क के बारे में। तो ये फैसले इमरान खान साहब कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में 3-4 साल तो आप उम्मीद ना करें कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। ये कोई मिरेकल ही हो जाए तो अचानक चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएं तो ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी हो सकती है। बहरहाल अब मुज़ाकरात के लिए सेंस प्रिवेल कर रही है, दोनों तरफ टीमें बनेंगी, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी और उम्मीद है आने वाले दिनों में मुज़ाकरात होंगे,
क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी, मैंने आपसे पहले कहा कि वो अब जान छुड़ाने के मूड में है। बहुत सारी और खबरें हैं नाजरीन, कच्चे का ऑपरेशन करने की कोशिश है, गोलमेज कॉन्फ्रेंस की अगली कुछ खबरें वो भी आपको देनी है। अली जैदी साहब को गिरफ्तार किया गया है, अली मीन गंडापुर को इबरत का निशाना बनाया जा रहा है। और इस सारे माहौल में कैसे कोई ये दावा कर सकता है कि इस मुल्क में जमहूरियत है और आइन की सरबुलंदी है। बात होती है दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।